Hello everyone, I am Tej Bahadur Singh. Welcome to City College. I will be discussed all the topics related to interpretation of a statute which is given in 5-year LLB course, 8th semester. So today we have to discuss the topic related to principle of utility, and this topic is given under Unit 1. Firstly, we have to see in the principle of utility the concept of utilitarianism. Okay, so in the concept of utilitarianism we see it is a basically English philosophy. ये एक इंग्लिश फिलोसफी है, ठीक है, एंड इट इज़ कनेक्टेड टू मोरालिटी बिकॉज इट एडवोकेट्स एक्शन दैट फॉस्टर हैप्पीनेस और प्लेजर एंड अपोजेस एक्शंस दैट कॉजेस अनहैप्पीनेस एंड हार्म. मतलब कि ये एक ऐसी थ्योरी है जो कि ऐसे एक्शंस का मतलब ऐसे गवर्नमेंट डिसीजंस को या गवर्नमेंट ट्रीटमेंट को, स्टेट के ट्रीटमेंट को एडवोकेट करती है, यानी कि सपोर्ट करती है, जो कि हैप्पीनेस और प्लेजर को फॉस्टर करते हैं, यानी कि हैप्पीनेस और प्लेजर को इंक्रीज़ करते हैं और अनहैप्पीनेस या हार्म को डिक्रीज़ करते हैं. ठीक है, बेसिकली कहाँ पर, जहाँ पर गवर्नमेंट ट्रीटमेंट या गवर्नमेंट का कोई डिसीज़न किससे रिलेटेड है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डिसीजन से रिलेटेड है. क्योंकि अगर हम देखें तो लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल बेसिकली इन्हीं 3 डिसीजन से सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं. ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि जो यूटिलिटेरियन फ़िलॉसफी है ये बेसिकली सोसाइटी को एज अ होल बेटरमेंट के लिए इंक्रीज़ करती है. मतलब कि इट टॉक्स अबाउट सोसाइटी एज अ होल. ठीक है, सोसाइटी एज अ होल उसकी बेटरमेंट होनी चाहिए, ये इस कॉन्सेप्ट में मेनली कहा जाता है. उसके बाद अगर हम देखें बेसिकली इस प्रिंसिपल में क्या कहा जाता है कि कोई भी गवर्नमेंट एक्शन या कोई भी एक्शन इज़ राइट अगर वो जो एक्शन है किसमें उसका आउटकम क्या होता है, उसका आउटकम ग्रेटेस्ट नंबर इन ग्रेटेस्ट पीपल की हैप्पीनेस में होता है. मतलब कि सपोज एनी एक्शन इज़ टेकन बाय द स्टेट एंड द आउटकम ऑफ दिस एक्शन इज़ द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द इन द नंबर ऑफ ग्रेटेस्ट पर्सन. ठीक है, तो ज़्यादा लोगों की खुशी मिलती है, एज अ सोसाइटी देखा जाता है इस चीज़ को, तो वहाँ पर कहा जाता है कि वहाँ पर ये प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी बेसिकली सिंबलाइज किया जाता है. बेसिकली ये इस प्रिंसिपल के हिसाब से सारे जो ह्यूमंस हैं उनके सारे इंटरेस्ट को कलेक्टिवली जो है इक्वली ट्रीट किया जाता है. ठीक, तो अब आते हैं इस प्रिंसिपल के ओरिजिन पे कि इस प्रिंसिपल का ओरिजिन कहाँ मिलता है हमें. ठीक है, द ओरिजिन ऑफ दिस प्रिंसिपल बेसिकली कैन बी फाउंड इन एंशियंट ग्रीस फिलोसफी. एंशियंट ग्रीक फिलोसफी में इस प्रिंसिपल का ओरिजिन हमें मिलता है. बेसिकली जो अरिस्टिपस एंड एपिक्यूरस हैं, इन्होंने जो व्यूज़ दिए थे उसके हिसाब से ये जो थ्योरी है ये एकदम फिट बैठती है. द एंशियंट ग्रीक फिलोसफर एंड हेडोनिस्ट अरिस्टिपस एंड एपिक्यूरस viewed that happiness as the only good for the well-being of the people. Later this idea became doctrine and Scottish philosopher David Hume became the founder of the utilitarianism. मतलब कि यहाँ पर ये हुआ कि ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट था एंशियंट ग्रीक में मिलता है. एंशियंट ग्रीक में ये कॉन्सेप्ट कहाँ मिलता है, एरिस्टिपस एंड एपिक्यूरस इस कॉन्सेप्ट को लाते हैं. उनके जो ओपिनियंस थे, उनके ओपिनियंस के हिसाब से कि अगर हमें लोगों का अच्छा करना है तो वो केवल उनको खुशी देकर किया जा सकता है. ठीक है, कि जो भी एक डिसीज़न लिया जाए गवर्नमेंट के थ्रू, स्टेट के थ्रू, या कुछ भी किया जाए, कोई भी स्टेट बिहेवियर होता है वो ऐसा होना चाहिए जिससे लोगों को उससे खुशी मिले. एंड दिस इज़ द ओनली वे अकॉर्डिंग टू देम टू वेलबींग फॉर द पीपल. ओके, ये आइडिया बाद में एक प्रिंसिपल या एक डॉक्ट्रिन बना, और इस डॉक्ट्रिन या इस ओपिनियन को सबसे पहले किसने इसका फाउंडर किसे कहा जाता है, डेविड ह्यूम को. तो यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल का फाउंडर कहा जाता है डेविड ह्यूम को. इसकी ओरिजिन हमें मिलती है ग्रीक फिलॉसफी में, और ग्रीक फिलॉसफी में ये ओपिनियन सबसे ज़्यादा पहले लाया जाता है अरिस्टिपस एंड एपिक्यूरस के थ्रू. ओके, देन वी सी जो एक इंग्लिश फिलोसोफर थे, दैट इज़ जोसेफ प्रीस्टली. उन्होंने बहुत ही खुलकर या विगोरसली कहते हैं एडवोकेट किया था इस थ्योरी को.
फ्रांसिस हचिसन स्कॉटिश फिलोसोफर थे। उनकी एक बुक थी विच वाज द नेम ऑफ द बुक वाज अ सिस्टम ऑफ मोरल फिलोसफी। उसने पहली बार इस प्रिंसिपल को एज अ फार्मूला यूज़ किया था। इस प्रिंसिपल को मतलब एज अ फार्मूला उन्होंने क्या लाइन यूज़ करी थी, दैट इज़ ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर। इस फार्मूला को यूज़ करके उन्होंने अपनी बुक को लिखा था। और भी कई सारे सपोर्टर्स थे जिन्होंने इस प्रिंसिपल को बेसिकली सपोर्ट किया था, इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट किया था, कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म को सपोर्ट किया था, जैसे कि जॉन ग्रे ने इसको सपोर्ट किया था। उसके अलावा अब हम आते हैं मेन इसके एक्सपोनेंट्स पर, जो जिन्होंने इस पूरी थ्योरी को एक सिस्टमैटिक एक्सपोजिशन दिया, या कह सकते हैं जो प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी है या जो यूटिलिटेरियनिज्म है उसको एक सिस्टमैटिक एक्सपोजिशन दिया, और वो थे जेरेमी बेंथम। ये एक इंग्लिश फिलोसोफर थे, ठीक है। इन्होंने इस पूरे प्रिंसिपल को पॉपुलराइज़ किया, और इसको बाद में ये इनका कॉन्सेप्ट इतना फेमस हुआ, और इन्होंने जो एक सिस्टमैटिक व्यू दिया यूटिलिटेरियनिज्म का, कि इनको बाद इस पूरे एक इज़्म को बाद में बेंथम से स्कूल आ गया, ठीक है। तो जो पूरा पॉपुलराइजेशन है यूटिलिटेरियनिज्म का वो बेसिकली बेंथम को जाता है, ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ही इसको पॉपुलर बनाया था। जीएस मिल ने इसको इम्प्रूव किया, मॉडर्नाइज़ किया यूटिलिटेरियन अप्रोच को, ठीक है। और इसमें क्वालिटेटिव आस्पेक्ट डाला। देखिए जो बेंथम ने जो बेंथम का आस्पेक्ट था वो क्वांटिटेटिव आस्पेक्ट था, और जो जीएस मिल का जो आस्पेक्ट था वो क्वालिटेटिव आस्पेक्ट था। इसको हम बाद में अभी और डिस्कस करेंगे, तब इसको एक्सप्लेन करेंगे कि क्वालिटेटिव आस्पेक्ट और क्वांटिटेटिव आस्पेक्ट का मतलब क्या है यहाँ पर, ठीक है। नाउ वी सी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी का मीनिंग क्या होता है? देखिए यूटिलिटी का मतलब है क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग यूज्ड, तो क्वालिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स और अ पब्लिक यूटिलिटी और अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय वन ऑफ दीज। मतलब कि इसका सिंपल मतलब होता है कि किसी क्वालिटी ऑफ बीइंग यूज्ड, अगर हम लिटरल मीनिंग पर इसको जाएं, एक लेमैन की लैंग्वेज में जाएं, तो यूटिलिटी का मतलब होता है किसी चीज़ की उपयोगिता कितनी है, ठीक है, या कोई चीज़ ह्यूमन वांट्स को कितना सेटिस्फाई कर सकती है, ठीक। तो यहाँ पर जो यूटिलिटेरियनिज्म, इस डॉक्ट्रिन में जो यूटिलिटेरियनिज्म में जो यूटिलिटी का मतलब है वो है हैप्पीनेस से रिलेटेड है, कि एक पर्सन को या एक पर्सन सॉरी जो मैक्सिमम हैप्पीनेस टू द मैक्सिमम पीपल इज़ द यूटिलिटी हियर, ओके। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा खुशी ही यहाँ पर यूटिलिटी को कनेक्ट होती है इस चीज़ से, यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी में, ठीक है। इसमें जो बेंथम ने बेसिकली जेरेमी बेंथम ने ये डॉक्ट्रिन को एक्सपाउंड किया था, ठीक है। और उन्होंने कहा कि जो यूटिलिटेरियनिज्म है इसका मतलब है कि दैट मोरल एंड पॉलिटिकल राइटनेस ऑफ एन एक्शन इज़ डिटरमाइंड बाय, कि अगर कोई भी मोरल और पॉलिटिकल किसी भी चीज़ में मोरल एंड पॉलिटिकल करेक्टनेस कहाँ है, या कोई भी एक्शन कहाँ तक मोरली एंड पॉलिटिकली करेक्ट माना जाएगा, ये इससे डिटरमाइंड होता है कि उसकी यूटिलिटी कितनी है, यानी कि वो किस हद तक किसको कितना हैप्पीनेस दे सकता है, कितने लोगों को कितना ज़्यादा हैप्पीनेस दे सकता है। यहाँ पर वही बात कही गई है कि बेंथम सेड दैट द मोरल एंड पॉलिटिकल राइटनेस ऑफ एन एक्शन इज डिटरमाइंड बाय इट्स यूटिलिटी डिफाइंड एज इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर में ग्रेटेस्ट गुड की बात यहाँ पर की गई है, और उसे ही यूटिलिटी कहा गया है, ठीक है। और ये बात कही गई है कि अगर ग्रेटेस्ट नंबर पे ग्रेटेस्ट गुड होता है तो ये जो है वहीं पर ये ऐसा कोई भी डिसीज़न जो कि पॉलिटिकल है उसको पॉलिटिकल राइट या मोरली राइट माना जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं यूटिलिटेरियन अप्रोच, या यूटिलिटेरियन अप्रोच का मतलब क्या होता है। इसका मतलब है कि एक हैबिचुअल ओबीडियंस ऑफ द पीपल टू द लॉज ऑफ द स्टेट बिकॉज ऑफ इट्स यूटिलिटी टू प्रमोट द जनरल हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। मतलब कि बेंथम का ये कहना था कि जो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन होगा या हैबिचुअल ओबीडियंस होगा, अब यहाँ पर बात आती है कि पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन या हैबिचुअल ओबीडियंस का मतलब क्या हुआ। यहाँ पर मतलब हुआ कि जनरल ओबीडियंस ऑफ द जनरल पब्लिक टुवर्ड्स द स्टेट, मतलब कि जो स्टेट के टुवर्ड्स जो जनरल पब्लिक का जो ओबीडियंस होगा उसकी यहाँ पर बात की जा रही है। अब इन्होंने ये बात कही कि वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो बेंथम का ये कहना था कि ये डिपेंड करेगा इस चीज़ पर
क्योंकि अगर कोई स्टेट का कोई एक्शन या ट्रीटमेंट मैक्सिमम लोगों को हैप्पीनेस दे रहा है, मैक्सिमम नंबर पर दे रहा है, मैक्सिमम लेवल की हैप्पीनेस दे रहा है, तो जनरल पब्लिक उस स्टेट के इंस्ट्रक्शंस को या उस स्टेट के रूल्स एंड लॉज को फॉलो करेगी। ठीक है, यहाँ पर ये पैंथम का कॉन्सेप्ट में कहा गया था। इसके अलावा आगे अगर इसको देखें तो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं यूटिलिटेरियनिज्म के हिसाब से। बेसिकली इनका यही कहना था कि इन यूटिलिटेरियन स्टेट पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टेट। देखिए, अगर ऑब्जेक्टिव का स्टेट टू प्रोवाइड द मैक्सिमम हैप्पीनेस टू द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल है, ठीक है, तो फिर वो एक यूटिलिटेरियन स्टेट माना जाएगा। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है उसके आगे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। व्हेन द स्टेट सॉट टू प्रमोट द जनरल वेलफेयर ऑफ द पीपल, अगर स्टेट जनरल वेलफेयर देखता है लोगों का, तो क्या होगा कि पीपल आर ऑब्लाइज टू ओबे द लॉज मेड बाय द स्टेट। तो लोग जो है उस लॉ को ओबे करेंगे जो कि स्टेट जिसको बनाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जनरल वेलफेयर के लिए लॉ बनाया जाएगा या जनरल वेलफेयर की कोशिश करेगा स्टेट पीपल के लिए, तो वहाँ पर उसी तरीके से लोग स्टेट के बनाए हुए लॉज को फॉलो भी करेंगे। ठीक है, नाउ वी कम टू द इंडिविजुअलिज्म। द स्टेट, अब इन्होंने क्या बात कही कि द स्टेट एग्जिस्ट फॉर द इंडिविजुअल बट द इंडिविजुअल डज नॉट एग्जिस्ट फॉर द स्टेट। इसका मतलब क्या हुआ कि बेसिकली जो स्टेट है, देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है, लाइन क्या है, इट सेज द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, तो इन्होंने एक सोसाइटी एज अ होल लिया, इन्होंने इंडिविजुअल की बात नहीं, लेकिन एक इंडिविजुअल के लिए स्टेट मैटर करता है। मतलब कि स्टेट के लिए इंडिविजुअलिज्म इतना ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि कई सारे इंडिविजुअल्स के इंटरेस्ट की यहाँ पर एक साथ बात की जा रही है। ठीक है, एक सोसाइटी एज अ होल की बात की जा रही है ना, तो इंडिविजुअल पर एक अकेला फोकस नहीं किया गया है, बल्कि यहाँ पर फोकस्ड है पूरी सोसाइटी या एक ग्रुप ऑफ पीपल, उनके साथ में इंटरेस्ट फोकस किए गए हैं। इसलिए एक स्टेट के लिए इंडिविजुअल फोकस नहीं करता है, बल्कि इंडिविजुअल के लिए स्टेट फोकस करता है, क्योंकि स्टेट जो एक्शन लेता है वो एज अ ग्रुप इंडिविजुअल को भी अफेक्ट करते हैं, इसलिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं तो हम ये कह भी सकते हैं दैट मीन्स इट इज़ नॉट प्योरली सपोर्ट्स इंडिविजुअलिज्म एंड आइडियलिज्म। मतलब कि ये बेसिकली पूरी तरीके से इंडिविजुअलिज्म को सपोर्ट नहीं करता, ये एज अ हैप्पीनेस टू द सोसाइटी एज अ होल सपोर्ट करता है। ठीक है, now let's go further. It says the main objective of utilitarianism is enlightened benevolence. enlightened benevolence का क्या मतलब होता है, इसको समझते हैं जरा। इसका मतलब है यूटिलिटेरियनिज्म हैज़ एन एथिकल अपील। यूटिलिटेरियन अप्रोच टू पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन डज नॉट सेपरेट इंडिविजुअल फ्रॉम द सोसाइटी। इसका मतलब क्या है कि जो यूटिलिटेरियन अप्रोच है पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का, कि मतलब कि लोग कितना ऑब्लाइज करते हैं स्टेट को, लॉज को, उसका जो अप्रोच है वो इंडिविजुअल को सोसाइटी से अलग नहीं करता। मतलब कि ये ब्लेंड करता है, इट ब्लेंड्स द इंडिविजुअल हैप्पीनेस विद द हैप्पीनेस ऑफ अदर। मतलब कि ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल की हैप्पीनेस को कर्टेल करता है, नहीं, ये इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को सोसाइटी के इंटरेस्ट के साथ ब्लेंड कर देता है। मतलब कि इंडिविजुअल भी हैप्पी होगा, सोसाइटी भी हैप्पी होगी, बट फोकस विल बी ऑन सोसाइटीज़ इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात कही कि इट डज नॉट सेपरेट इंडिविजुअल फ्रॉम द सोसाइटी, इट ब्लेंड्स द इंडिविजुअल विद द सोसाइटी। ठीक है, अब आते हैं तो यही फिलॉसफी है इनलाइटेंड बेनेवोलेंस की। ठीक, इसके बाद आते हैं हम पर्टिकुलर जेरेमी बेंथम पर। जेरेमी बेंथम ही वॉज बॉर्न इन 1748 एंड डाइड इन 1832। इंग्लिश जैसे कि हम जानते हैं कि ही वॉज अ इंग्लिश फिलोसफर, ज्यूरिस्ट, इकोनॉमिस्ट एंड सोशल रिफॉर्मर। ही वॉज रिगार्डेड एज अ क्लासिकल फिलोसफर एंड द फाउंडर ऑफ मॉडर्न यूटिलिटेरियनिज्म। मॉडर्न यूटिलिटेरियनिज्म जो है उसके ये फाउंडर कहे जाते हैं। बेंथम बेसिकली इन्फ्लुएंस्ड थे हॉब्स के एक्सप्लेनेशन से, हॉब्स का एक्सप्लेनेशन अबाउट ह्यूमन नेचर एंड ह्यूम के अकाउंट ऑफ सोशल यूटिलिटी में। जो हॉब्स ने अपनी जो क्लासिकल अपनी जो फिलॉसफी दी थी ह्यूमन नेचर को लेकर, या ह्यूम ने जो सोशल यूटिलिटी थ्योरी दी थी, इसको इससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे जेरेमी बेंथम। ठीक है, उसके बाद अगर हम इनको पढ़ें या हम इनको देखें तो
बेसिकली इंग्लिश लीगल हिस्ट्री में ये इसीलिए एज अ रिफॉर्मर याद किए जाते हैं, ठीक है। उन्होंने नेचुरल लॉ को अपोज़ किया था। इन्होंने नेचुरल लॉ को अपोज़ किया था और बेसिकली इन्होंने क्या कहा था, डिवाइन प्रिंसिपल के बारे में इन्होंने कहा था कि इट इज़ अ टोटल नॉनसेंस। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये अक्सर एग्ज़ाम में आता है कि हु सेज डिवाइन प्रिंसिपल एज इट इज़ अ नॉनसेंस। तो बेंथम ने डिवाइन प्रिंसिपल को, जो भी डिवाइन थ्योरी ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस है, उसको इन्होंने नॉनसेंस कहा था। इन्होंने पॉजिटिव सपोर्ट किया था और इंडिविजुअल लीगल राइट्स भी माने थे, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने इंडिविजुअल एंड इकोनॉमिक फ्रीडम को एडवोकेट किया था। देखिए उस टाइम पर जब बेंथम थे तो वो बहुत ही क्रूशियल पीरियड चल रहा था इंग्लैंड में, ठीक है, या ब्रिटेन में आप कह लीजिए, बहुत ही क्रूशियल पीरियड था। वहाँ पर आप कह सकते हैं कि वहाँ पर स्टेट को चर्च से कनेक्ट किया जाता था, ठीक है। और चर्च और स्टेट एक दूसरे से रेगुलेट होने लगे थे। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस नहीं थे, वुमेंस की इक्वल राइट्स नहीं थे, ठीक है। वुमेंस बैकवर्ड कंडीशन में थी, डिवोर्स के राइट नहीं थे, ठीक है। तो जो बेंथम थे एक्चुअली उन्होंने इन सारी चीज़ों को अपोज़ किया। उन्होंने इंडिविजुअल एंड इकोनॉमिक फ्रीडम की बात करी। उन्होंने ये कहा कि स्टेट को चर्च से अलग होना चाहिए। उन्होंने ये बात कही कि ताकि चर्च के एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन की अलग अलग बात कही। उन्होंने कहा कि सबको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने इक्वल राइट्स ऑफ वुमेन की बात करी। उन्होंने कहा कि हर वुमेन को भी राइट होना चाहिए डिवोर्स के लिए, वुमेन कैन नॉट बी स्लेव ऑफ अ मैन। उसके बाद उन्होंने होमोसेक्सुअलिटी को भी डिक्रिमिनलाइज करने की बात करी। तो बेसिकली ही वॉज अ कंप्लीट लिबरल पर्सन, ओके। उन्होंने बहुत सारे लोग उनकी वजह से उनसे इन्फ्लुएंस भी हुए, जिसमें कि जेएस मिल भी थे। जेएस मिल एक्चुअली जेम्स मिल के सन थे और जेम्स मिल और जेएस मिल वॉज अ क्लोज फ्रेंड, ठीक है। तो जेम्स मिल को हम पढ़ते हैं यूटिलिटेरियन थ्योरी में, जेम्स मिल को भी पढ़ते हैं। तो जेम्स मिल और अगर हम देखें जेरेमी बेंथम, जेम्स मिल एंड जेरेमी बेंथम दोनों बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे और उन दोनों की थ्योरी में जो हमें एक सिमिलैरिटी मिलती है, थोड़े से डिफरेंसेस मिलते हैं, थोड़ी सी सिमिलैरिटी मिलती है, वो कहीं ना कहीं से इसी वजह से थी क्योंकि दोनों एक ही टाइम पीरियड के थे और दोनों जो है एक साथ दोनों एक साथ रिसर्च प्रोग्राम में रहते थे। खैर इसके आगे देखते हैं। आगे आते हैं इसके कि बेंथम का एक वर्क था जिसमें उन्होंने अपने थ्योरी को बेसिकली एक्सप्लेन किया था एंड द वर्क वाज फ्रैगमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल एंड लेजिस्लेशन। उन्होंने कहा बेंथम की जो देखिए बेसिक लाइन थी, ही सेड दैट द ट्रू एंड ऑफ द स्टेट, जो असली उद्देश्य है स्टेट का वो क्या है, वाज टू प्रमोट द ग्रेट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। क्या है स्टेट का असली उद्देश्य, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस को प्रमोट करना इन द ग्रेटेस्ट नंबर, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, ठीक है। उन्होंने अपनी थ्योरी में इन इस थ्योरी द फॉलोइंग इश्यूज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब हम एसेंशियल कंपोनेंट्स देखते हैं उनकी थ्योरीज के क्या है। उनकी थ्योरी के जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं इनको इनको अगर हम चेक करें तो वी विल फाइंड दैट द फर्स्ट पॉइंट इज मैन काइंड प्लेस बिटवीन टू सॉवरेन मास्टर्स। मैन काइंड प्लेस बिटवीन टू सॉवरेन, बेंथम ने ये कहा था कि जो मैन काइंड है वो बेसिकली दो सॉवरेन मास्टर्स के बीच में पाया जाता है, दैट इज़ पेन एंड प्लेजर। वन इज़ पेन एंड सेकेंड वन इज़ प्लेजर, ठीक है। इन्होंने कहा कि जो स्टेट की ड्यूटी बताई, इनका स्टेट की ड्यूटी ये है कि किसी भी पर्सन के प्लेजर को मैक्सिमम करना और पेन को मिनिमाइज़ करना। उसके अलावा इन्होंने कहा कि जो भी इन्होंने बोला कि जो भी यूटिलिटी इज़ द प्रॉपर्टी, यूटिलिटी के बारे में इन्होंने बताया और ये कहा कि यूटिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट में जहाँ पर आप बेनिफिट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, प्लेजर बढ़ाते हैं, गुड और हैप्पीनेस आती है, क्या क्या रोका जाता है यूटिलिटी के थ्रू, हैप्पीनेस बेसिकली प्रिवेंट हैपनिंग ऑफ मिसचीफ, पेन एंड इविल और अनहैप्पीनेस। मतलब कि इन्होंने कहा कि यूटिलिटी का जो मतलब है वो मतलब यही है कि जिससे लोगों की खुशी बढ़े और उनकी तकलीफ़ कम हो, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड यूटिलिटी।
इसके बाद इन्होंने सैंक्शंस की बात करी। जेरेमी बेंथम ने इन्होंने सैंक्शंस की बात करी और इन्होंने ये कहा कि गवर्नमेंट का जो मेन काम है वो है हैप्पीनेस को प्रमोट करना सोसाइटी की, मतलब सोसाइटी की हैप्पीनेस को बेसिकली इनकरेज करना या प्रमोट करना। और इसके अलावा इन्होंने कहा कि अगर कोई भी स्टेट के इस फंक्शन को डिस्टर्ब कर रहा है, आई मीन स्टेट के किस फंक्शन को, टू इनकरेज द हैप्पीनेस ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी पर्सन इस चीज़ को स्टेट की डिस्करेज कर रहा है तो स्टेट क्या कर सकता है, स्टेट हैज़ एवरी पावर टू पनिश द कल्प्रिट। स्टेट हर ऐसे पर्सन को पनिश कर सकता है जो स्टेट के ऐसे फंक्शन को डिस्करेज कर रहा है। ठीक है, बेंथम ने बेसिकली 4 तरह के सैंक्शंस की बात करी ऐसे लोगों के लिए जो स्टेट की हैप्पीनेस को डिस्करेज कर रहे हैं। और उसमें उन्होंने कहा कि ये जो 4 तरीके के सैंक्शन हैं, दैट इज़ फिज़िकल और नेचुरल सैंक्शन, रिलीजियस सैंक्शन, मोरल सैंक्शन और पॉलिटिकल सैंक्शन। ये 4 तरह के सैंक्शंस की बात करी बेंथम ने। उसके बाद बेंथम ने ये बात कही कि जो पेन एंड प्लेजर है कुड बी कैलकुलेटेड ऑन फैलिसिफिक कैलकुलस। इन्होंने कहा कि पेन और प्लेजर को फैलिसिफिक कैलकुलस के बेसिस पर भी कैलकुलेट किया जा सकता है। मेनली इनके कहने का मतलब था कि जो पेन एंड प्लेजर है उसको कैलकुलेट करने का एक तरीका है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बेंथम देयर आर 2 काइंड्स ऑफ प्लेजर एंड 2 काइंड्स ऑफ पेन। बेंथम ने कहा कि 2 तरह के प्लेजर एंड 2 तरह के पेन होते हैं। इन्होंने कहा कि कैसे, प्लेजर और पेन के बारे में कहा कि जो प्लेजर होता है वो 2 तरीके का होता है, दैट इज़ सिंपल प्लेजर एंड कॉम्प्लेक्स प्लेजर। उसी तरह पेन के बारे में कहा कि जो पेन होता है वो सिंपल पेन एंड कॉम्प्लेक्स पेन होता है। बेंथम ने कहा कि प्लेजर और पेन को अरिथमेटिकली कैलकुलेट किया जा सकता है। बेंथम ने ये भी बताया कि जो भी पेन एंड प्लेजर है उसको हम अरिथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं 7 फैक्टर्स को अकाउंट में लेकर, मतलब 7 फैक्टर्स के बेसिस पर हम इनको आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। दो 7 फैक्टर्स आर गिवन हियर, दैट इज़ इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, ठीक है, सर्टेनिटी, प्रोपिंक्विटी, प्योरिटी, फैक्युंडिटी एंड एक्सटेंसिवनेस। तो ये 7 फैक्टर्स इन्होंने दिए और बताया कि पेन एंड प्लेजर को इन 7 फैक्टर्स के बेसिस पर अरिथमेटिकली कैलकुलेट किया जा सकता है। बेंथम ने बोला कि ये जो 7 फैक्टर्स हैं वो पेन एंड प्लेजर को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, मोर एवर अकॉर्डिंग टू बेंथम जो बैलेंस होगा, इन्होंने कहा कि बैलेंस जो अगर दिखता है मतलब मान लीजिए अरिथमेटिकली कैलकुलेट किया और एक बैलेंस दिखा तो ये एक टेंडेंसी दिखाएगा गुड और बैड की। ठीक है, उन्होंने एक 12 पेन्स की, मतलब कि ही गिवन अ लिस्ट ऑफ 12 सिंपल पेन्स। ठीक है, और इन्होंने बेंथम ने बोला कि ये जो फैक्टर्स हैं ये कहीं ना प्लेन और प्लेजर को मोर और लेस क्रिएट करेंगे, मतलब कि ये बेसिकली जब हम अरिथमेटिकली इनको कैलकुलेट करेंगे तो इन सारे फैक्टर्स को हम देखेंगे और हम ये देखेंगे कि इनके थ्रू हम ये देखेंगे कि पेन और प्लेजर के क्या डायमेंशंस हैं, ठीक है, किस लेवल पर है ये, इतना हमें पता चलेगा। इसके बाद इसको इसी बेसिस पर क्रिटिसाइज़ भी किया गया कि पेन एंड प्लेजर को, जो बेंथम ने कहा कि अरिथमेटिकली जो है मेज़रमेंट कर सकते हैं। क्रिटिक्स ने कहा कि इसको बेसिकली अरिथमेटिक बेसिस पर नहीं कर सकते, क्योंकि जे.एस. मिल ने भी ये बात कही थी कि पेन एंड प्लेजर हम क्वालिटेटिव बेसिस पर मेज़र कर सकते हैं, ना कि अरिथमेटिकली बेसिस पर। So in the next class we will discuss it later. Okay, thank you.